नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट क्या है, या दूसरी तरह से कहूं कि किसी भी देश के सामने सबसे बड़ा संकट क्या होता है। सबसे बड़ा संकट मेरी नज़र में उस देश की एकता और अखंडता को अगर खतरा है तो वो सबसे बड़ा खतरा कहा जाएगा। और इस खतरे में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है डेमोग्राफिक चेंज की, जो भारत में बहुत तेजी से हो रहा है। और हम उस खतरे की गंभीरता को मैं कहूँगा उस तरह से समझने में अभी तक जो है असफल रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2021 में एक पहल की थी और एक बार फिर अब की है। योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने 2021 में एक विधेयक लाए थे और कानून बनाया लव जिहाद के खिलाफ, कि अगर जबरन जो है, अगर धोखा देकर, मतलब गलत पहचान या अपनी पहचान छिपाकर शादी की जाती है और धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसके लिए सज़ा का अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सज़ा का प्रावधान था, जुर्माने का भी था। अब जो संशोधन विधेयक आया है उसमें कहा गया है कि SC/ST का धर्म परिवर्तन भी इसके दायरे में आएगा। SC/ST के लोगों का अगर धर्म परिवर्तन आप कराते हैं तो आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। बात यहीं तक नहीं रुकने वाली थी। असली समस्या जो है वो है विदेशी फंडिंग की, जो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। उस पर भी रोक लगाने की कोशिश हुई है। उसके लिए भी कानून में प्रावधान है कि अगर विदेश से फंडिंग लेते हैं आप और उस पैसे का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन में करते हैं तो 14 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपए जुर्माना। अब देखिए, बड़ी तेज़ी से ये अभी बरेली में एक केस पकड़ा गया कि किस तरह से रोहिंग्याओं के 20,000 रुपये में जो है जन्म प्रमाण पत्र बन गए, दूसरे कागज़ बन गए। तो ये जो नीचे का भ्रष्टाचार है वो असल में देश की एकता अखंडता से खिलवाड़ कर रहा है। दूसरा, सीमा की सुरक्षा। सीमा से कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, क्यों आने दिया जा रहा है, और वो कोई राज्य सरकार नहीं रोक सकती। उसका वो काम जो है केंद्र सरकार का है, खासतौर से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, और उसमें भी विशेषकर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो सीमा पर तैनात है, उनकी जिम्मेदारी है। यानी उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोताही है कि बांग्लादेश से घुसपैठियों के आने की संख्या बढ़ती जा रही है। अब एक उदाहरण देता हूं जो संसद में अभी इसी सत्र में सामने आया। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे। उन्होंने मुद्दा उठाया झारखंड का। उन्होंने कहा सन 2000 में, बहुत पुरानी बात नहीं की उन्होंने, उनका सन 2000 में झारखंड में आदिवासी समाज की आबादी 36% थी, 36%, और आज वो घटकर 26%, 26% हो गई है। क्यों हो गई है? इसलिए कि उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, वो आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि विधानसभा की 25 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 23% हो गई, 23% हो गई, और गांव के गांव मुसलमान बन रहे हैं। अब ये अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, हालांकि झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन भाजपा मुख्य विपक्षी दल है झारखंड में, और उसके रहते हुए हो रहा है, तो ये और ज़्यादा चिंता की बात है। जिस तरह से डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, पहले ये सीमावर्ती राज्यों तक सीमित था, अब ये पूरे देश में बीमारी फैल रही है, और धर्म परिवर्तन का सिलसिला जिस तरह से तेज हो रहा है, अगर इसकी डेमोग्राफी चेंज की बात उठाई जाती है तो जो है वो प्रजनन दर का उदाहरण दिया जाता है कि सेंसस के हिसाब से इतना है, जो हिंदुओं में प्रजनन दर है उससे बहुत फ़र्क नहीं है मुसलमानों में। बिल्कुल ठीक बात है, वो आंकड़े ठीक है। फिर ये मुस्लिम आबादी बढ़ कहाँ से रही है? तो जाहिर है कि ज़्यादा बच्चा पैदा करने की वजह से नहीं बढ़ रही है, ये बाहर से आने वाले और धर्म परिवर्तन कराने वालों की वजह से बढ़ रही है। आपने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान सुना ही होगा कि अगले 20 साल में उन्होंने कहा कि जो है वो असम मुस्लिम बहुल राज्य हो जाएगा, इसी तरह से अगर धर्म परिवर्तन होता रहा। तो इस समय ज़रूरत राज्यों में इस तरह के कानून बनाने से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की है।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एनआरसी लागू करने की। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो है वो बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या मोदी सरकार 3.0 ये कदम उठाएगी? क्योंकि अगर देश की एकता अखंडता को बरकरार रखना है तो ये बहुत ज़रूरी है। और इस पृष्ठभूमि में कि इस देश के 2 टुकड़े हो चुके हैं धर्म के नाम पर ही। देश में जो बंटवारा हुआ वो धर्म के नाम पर ही हुआ, और मुसलमानों ने उस समय कहा कि हम जो है हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते। तो अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब एक बार फिर इस तरह की मांग की जाएगी। तो इसको रोकने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो है सीमा से घुसपैठ रोके, दूसरा धर्म परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए, और धर्म परिवर्तन के लिए अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास या मैं तो कहता हूँ फांसी तक की अगर सज़ा दी जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए उठाया गया कोई भी कदम जो है ज़्यादा कठोर नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। तो इस बारे में अगर केंद्र सरकार बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से नहीं जागी और इसको रोकने का उपाय नहीं किया तो एक समय आएगा जब कुछ भी करने की स्थिति में ही नहीं रह जाएंगे। तो देश की एकता अखंडता को अगर बचाना है तो ये कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा सरकार को, इसका कोई विकल्प नहीं है। धर्म परिवर्तन पर पूरी तरह से रोक लगाना पड़ेगा। जो संविधान सभा की बैठक के समय हुआ था, ये छूट दी गई थी कि आपको अपने धर्म का प्रचार करने की छूट है, और जो है अगर कोई स्वेच्छा से अपना धर्म बदलना चाहता है तो उसकी छूट है। उसका दुरुपयोग लगातार होता रहा है और ये समस्या आज से नहीं हो रही है। 1956 में मध्य प्रदेश में कानून बना धर्म परिवर्तन विरोधी, तो जाहिर है कि वहाँ क्या हो रहा था इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और ये ऐसा मर्ज है, ये बढ़ता गया जो जो इसकी दवा की, इसकी कोई जो है कारगर दवा खोजनी पड़ेगी। और कारगर दवा में धर्म परिवर्तन के विरुद्ध जो है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया है वैसा केंद्रीय कानून बनना चाहिए जिसके प्रावधान सख्त हों। उसके अलावा एनआरसी लागू होनी चाहिए। ये कदम उठाने का समय आ गया है, अब इसके लिए रुक नहीं सकते। निशिकांत दुबे ने जो मुद्दा उठाया था उसी में उन्होंने कहा था, उन्होंने कुछ ज़िलों का नाम लिया और ये पश्चिम बंगाल और बिहार के मतलब सीमावर्ती जो ज़िले हैं उनका नाम लिया उन्होंने। मालदा, मुर्शिदाबाद, झरिया, साहिबगंज, किशनगंज और कटिहार, उनका इन ज़िलों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनानी चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी जब तक हैं पश्चिम बंगाल में तब तक आपके लिए घुसपैठ रोकना मुश्किल है। अभी उनका बयान आपने सुना ही होगा। बांग्लादेश में जो आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है, उन्होंने कहा जो वहाँ से आना चाहें उनका स्वागत है। ये विदेश नीति कब से राज्य बनाने लगे? इस देश में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका फैसला कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती, ये केंद्र सरकार का मामला है। लेकिन ममता बनर्जी को ये बयान इसलिए देना पड़ा कि उनको अपने वोट बैंक को एड्रेस करना है। उनको लगता है कि बांग्लादेशियों को बुलाने से एक नया जो है उनका वोट बैंक तैयार होगा, जो कैप्टिव वोट बैंक होगा, और जो एग्जिस्टिंग वोट बैंक है वो खुश होगा। तो क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स देश की एकता अखंडता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा बड़ी बात है? ये बात अगर देश के कुछ नेता नहीं समझ रहे हैं, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं, तो कानून के जरिए उनको समझाना पड़ेगा। और ये बात केवल किसी पार्टी या सरकार की नहीं है, कई हाई कोर्ट कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से कहा जा चुका है कि इसको अगर रोकने की कोशिश नहीं हुई तो देश में डेमोग्राफी जिस तेज़ी से बदल रही है उसको रोकना बहुत कठिन होगा। तो ये किसी धर्म के खिलाफ या किसी समाज के खिलाफ नहीं, ये देश के खिलाफ षड्यंत्र है। इसमें देशद्रोह का मामला बनना चाहिए। जो धर्म परिवर्तन करा रहा है, जो इस तरह से डेमोग्राफिक चेंज कर रहा है, उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला बनना चाहिए। देशद्रोह के कानून के तहत ही उस पर मुकदमा चलना चाहिए और इसको रोकने के लिए सख्त से सख्त उपाय किए जाने चाहिए। जो राज्य सरकारें इस तरह का कानून बनाने को तैयार नहीं हैं, केंद्र सरकार अपनी ओर से कानून बनाए और
उसके इस बात के उपाय खोजे कि कैसे उसको लागू कराया जा सकता है, क्योंकि ये सबको मालूम है कि कानून व्यवस्था जो है वो राज्य का विषय है। लेकिन इसके लिए अगर संविधान में संशोधन करना पड़े तो संशोधन भी करना चाहिए। मालूम है कि संविधान का मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ा संवेदनशील बन गया है, लेकिन संविधान तभी रहेगा जब तक देश रहेगा। अगर देश ही नहीं बचेगा तो संविधान कहाँ से बचेगा। तो ये समस्या ऐसी है जिस पर अगर आम सहमति बन सके, अगर सब लोग इकट्ठा हो सके, सारे राजनीतिक दल अपने अपने मतभेद छोड़कर, मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में सोचें और कोई फैसला लें, तो उससे अच्छी स्थिति कोई नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, जिस तरह की राजनीति है इस समय, जिस तरह की कटुता विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में है, उससे उसकी संभावना बहुत कम लगती है। लेकिन गुंजाइश हमेशा रहती है, संभावना हमेशा रहती है। जीएसटी जैसा कानून इस सरकार ने पास किया जब उसके पास राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी और 2/3 बहुमत से वो कानून पास हुआ। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। तो ये सरकार को पहल करनी पड़ेगी, विपक्षी दलों को और उनके नेताओं को समझाना पड़ेगा कि कितने बड़े खतरे के सामने खड़े हैं हम। क्या हम देश का एक और विभाजन चाहते हैं? क्या हम देश में एक गृह युद्ध की स्थिति बनने देना चाहते हैं? ये इनके खतरे बताने पड़ेंगे और इनको रोकने के लिए, ऐसी परिस्थिति ना आए उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ये भी बताना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये स्थिति बड़ी भयावह है। शायद इस स्थिति की भयावहता का अंदाज़ा या एहसास अभी तक हुआ नहीं है राजनीतिक दलों को, और चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबके लिए कह रहा हूँ। क्योंकि वो स्थिति नहीं आने देना चाहिए जो 1946-47 में आई थी। अगर देश के बंटवारे को रोकना है तो इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, और लगाम लगाने के लिए अगर सब लोग इकट्ठा हों तो उससे आदर्श स्थिति कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर इकट्ठा नहीं होते हैं, देखिए, विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के साथ साथ हमें उस विभीषिका से सबक भी लेना चाहिए कि उस विभीषिका का एक बार फिर से सामना न करना पड़े, उसके लिए कदम उठाना ज़रूरी है। और ये कदम यही सरकार उठा सकती है। ये मानकर चलिए, कोई और सरकार, किसी पार्टी की आ जाए, किसी गठबंधन की आ जाए, वो इस बारे में कदम उठाना तो बहुत दूर की बात है, सोचेगी भी नहीं। अगर सोचते और कदम उठाते तो आज ये परिस्थिति न बनती। तो इस सरकार के रहते अगर नहीं हुआ तो आप समझिए नहीं होगा कभी। तो इसलिए इस सरकार का दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, इस सरकार से अपेक्षा और ज़्यादा बढ़ जाती है। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार जागेगी, चेतेगी और इस दिशा में ज़रूर कुछ सोच रही होगी, कदम उठाने पर विचार हो रहा होगा और जल्दी ही उसका नतीजा देखने को मिलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।